सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि शेन ई ने टाइटेनियम क्रिस्टल शोधन की चुनौती घोषित की, जिसकी दुर्लभता और कठिनाई ने तांग वूलिन व हे श्याओपेंग दोनों को पूरी गंभीरता से मुकाबले में झोंक दिया। सबको चौंकाते हुए तांग वूलिन ने बहुत कम कैल्सिनेशन के बाद ही गढ़ाई शुरू कर दी और कोमल हथौड़ा प्रहारों से अपनी असाधारण ब्लैकस्मिथ कला का प्रदर्शन किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तांग वुलिन की बाहें और भी तेजी से चलने लगी। उसके हथौड़े तूफान की तरह टाइटेनियम क्रिस्टल पर बरस रहे थे। हालांकि फोर्जिंग हथौड़ों का कोई निश्चित वजन नहीं होता, लेकिन सामान्यतः जितने भारी हथौड़े हों उतना ही बेहतर माना जाता है। तांग वुलिन के हथौड़े निश्चित रूप से हल्के नहीं थे। इसके बावजूद वो उन्हें बेहद सहजता से घुमा रहा था। उसकी बाहें पवन चक्की की तरह घूम रही थी, लगातार टाइटेनियम क्रिस्टल पर प्रहार करते हुए। कुरकुरी धात्विक ध्वनियां पूरे अखाड़े में गूंज उठीं और जल्द ही वे इतनी तेज हो गईं कि आपस में घुलकर एक साफ निरंतर स्वर बन गई। ये एक कारीगर का संगीत था। दर्शकों के लिए ये एक अद्भुत अनुभव था। तांग वुलिन धातु के चारों ओर घूमते हुए उसे फोर्ज कर रहा था, लगातार अपने प्रहारों का कोण बदलता हुआ। लेकिन समय बीतने के साथ भी टाइटेनियम क्रिस्टल के आकार या द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था मानो उसके प्रहार बहुत ही हल्के हों। क्या इसे सच में फोर्जिंग कहा जा सकता है? कई दर्शक ब्लैकस्मिथ तांग वुलिन की इस विधि पर संदेह करने लगे। हालांकि वे उसके नियंत्रण की सटीकता से चकित थे, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने हल्के प्रहार धातु को परिष्कृत कैसे कर सकते हैं। क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए कोई चमकदार तकनीक इस्तेमाल कर रहा है? आखिर में तो मायने यही रखता है कि वो धातु को कितना शुद्ध कर पाता है। उसके पास केवल 30 मिनट हैं। इतनी कोमल फोर्जिंग से समय पर काम पूरा कर पाना असंभव है। तांग वुलिन की फोर्जिंग ने हे श्याओपेंग को भी चकित कर दिया। लयबद्ध हथौड़ों की आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और अपना ध्यान अपनी मेज पर वापस ले आया। जब दो ब्लैकस्मिथ पास पास फोर्जिंग करते हों तो सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि एक दूसरे से विचलित हो जाए। हे श्याओपेंग अभी युवा था, लेकिन उसने बहुत कम उम्र से ब्लैकस्मिथिंग शुरू की थी। उसकी नींव बेहद मजबूत थी और उसने आसानी से सभी व्यवधानों को अपने मन से बाहर निकाल दिया। उसने तांग वुलिन की हथौड़ा ध्वनि को अनसुना कर दिया और पूरी तरह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर लिया। मौजूद सभी ब्लैकस्मिथों में से केवल फेंग वू यू ही चुपचाप संतोष में सिर हिला रहा था। उसके होठों पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। वो इस तरह फोर्ज क्यों कर रहा है? ज़ुओशी खुद को रोक नहीं पाया और फेंग वूयू से पूछ बैठा। वो भले ही शक्तिशाली स्कारलेट ड्रैगन डाउलुआ हो, लेकिन ब्लैकस्मिथिंग के बारे में उसकी जानकारी आम लोगों से ज्यादा नहीं थी। उस पल शायद तांग वुलिन पर गर्व से भरकर फेंग वूयू ने ज़ुओशी को सीधा सीधा नीचा नहीं दिखाया। ध्यान से देखो, ऊपर से भले ही लगे कि वुलिन बहुत हल्के हाथ से फोर्ज कर रहा है, लेकिन हर प्रहार में उतनी ही शक्ति है जितनी टाइटेनियम क्रिस्टल के भीतर तक प्रवेश कर सके। हालांकि इसका आकार कम नहीं हुआ है, लेकिन धातु के भीतर मौजूद सुनहरे रेशे नियंत्रित किए जा रहे हैं, मानो वो सिल्क काट रहा हो। पहले वो उन सुनहरे रेशों को सीधा कर रहा है ताकि टाइटेनियम क्रिस्टल की नसों और जीवन स्रोत को खोज सके। एक बार वो ये कर ले तो फिर उसकी आत्मा को जागृत करेगा। वो बाहर से नहीं, भीतर से फोर्ज कर रहा है। उच्च गुणवत्ता वाली धातु जैसे टाइटेनियम क्रिस्टल के लिए यही सबसे उपयुक्त विधि है। बेशक तुम जैसे आम लोगों को इसके बारे में कभी नहीं सुनने पड़ा होगा। केवल 5वीं रैंक या उससे ऊपर के ब्लैकस्मिथ ही इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, और उनमें से भी हर कोई नहीं। फेंग वूयू संतोष से हंस पड़ा। बस इंतजार करो, तुम खुद देखोगे कि मेरा शिष्य कितना निपुण है। ज़ुओशी ने फेंग वूयू के आत्ममुग्ध चेहरे को देखकर आंखें घुमा ली, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस इस बात से खुश था कि कोई तो उसके ग्रैंड डिसाइपल की प्रतिभा को समझता है, और फेंग वूयू सही था। जो भी ध्यान से देख रहा था वो देख सकता था कि तांग वुलिन के टाइटेनियम क्रिस्टल के भीतर के सुनहरे रेशे धीरे धीरे बदल रहे थे। धातु के खुरदरे इलाके चिकने होने लगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वे सुनहरे रेशे हर प्रहार के साथ और भी चमकने लगे। इसी समय हे श्याओपेंग ने आखिरकार अपनी फोर्जिंग शुरू की। उसने मेज पर लगे बटन को दबाया और एक चमकता हुआ अत्यंत गर्म टाइटेनियम क्रिस्टल प्रकट हुआ। तांग वुलिन के क्रिस्टल के विपरीत इसमें कोई सुनहरे रेशे दिखाई नहीं दे रहे थे। ये बस एक आग का गोला लग रहा था। हे श्याओपेंग के हाथों में काले रंग के हथौड़ों की एक जोड़ी प्रकट हुई। उसने दोनों हथौड़ों से एक साथ प्रहार किया। दो गगनभेदी धमाके पूरे अखाड़े में गूंज उठे। टाइटेनियम क्रिस्टल कांप उठा, लेकिन कैल्सिनेशन प्रक्रिया के कारण वो टूटा नहीं। हे श्याओपेंग इसी तरह फोर्ज करता रहा। उसकी विधि वही थी जिसे अधिकतर ब्लैकस्मिथ सामान्य मानते हैं। उसके हथौड़े बिजली की तरह गिर रहे थे और हर प्रहार की गूंज समान
समान रूप से फैल रही थी। जहां तांग वुलिन की फोर्जिंग सिम्फनी की बारिश की तरह लग रही थी, वहीं हे शाओपेंग की फोर्जिंग एक उग्र तूफान थी। एक ब्लैकस्मिथ जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से काम कर रहा था, जबकि दूसरा धीमे और स्थिर तरीके से आगे बढ़ रहा था। दोनों की शैलियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं। दर्शक ब्लैकस्मिथ अनुमान लगा रहे थे कि तांग वुलिन कोई विशेष तकनीक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसने हे शाओपेंग से अलग तरीका क्यों चुना। अरे, ज़ेंगिरिन ने पास खड़े यांग नियांशिया से कोहनी मारी। अगर तुम होते तो क्या तांग वुलिन जैसा ही करते? यांग नियांशिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं वही करता जो हे शाओपेंग कर रहा है। वो अपने हथौड़ों की ताकत से टाइटेनियम क्रिस्टल के भीतर के सुनहरे रेशों को सुलझाकर उसे शुद्ध कर रहा है। लेकिन ये तरीका हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये धातु बहुत मजबूत और भंगुर होती है। टाइटेनियम क्रिस्टल को बहुत अधिक तापमान तक गर्म करना पड़ता है और हथौड़ों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जरा भी ज्यादा ताकत हुई तो धातु टूट जाएगी और कम ताकत हुई तो कुछ भी नहीं होगा। इस स्तर का नियंत्रण पाने के लिए बहुत अभ्यास और कौशल चाहिए। वो निश्चित रूप से मुझसे बेहतर ब्लैकस्मिथ है। वो चौथी रैंक का होना चाहिए। ये मुकाबला वाकई देखने लायक होगा। तांग वुलिन की फोर्जिंग ने हे शाओपेंग को भी चकित कर दिया। लयबद्ध हथौड़ों की आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और अपना ध्यान अपनी मेज पर वापस ले आया। जब दो ब्लैकस्मिथ पास पास फोर्जिंग करते हों तो सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि एक दूसरे से विचलित हो जाए। हे शाओपेंग अभी युवा था, लेकिन उसने बहुत कम उम्र से ब्लैकस्मिथिंग शुरू की थी। उसकी नींव बेहद मजबूत थी और उसने आसानी से सभी व्यवधानों को अपने मन से बाहर निकाल दिया। उसने तांग वुलिन की हथौड़ा ध्वनि को अनसुना कर दिया और पूरी तरह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर लिया। मौजूद सभी ब्लैकस्मिथों में से केवल फेंग वू यू ही चुपचाप संतोष में सिर हिला रहा था। उसके होठों पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। वो इस तरह फोर्ज क्यों कर रहा है? जुओशी खुद को रोक नहीं पाया और फेंग वूयू से पूछ बैठा। वो भले ही शक्तिशाली स्कारलेट ड्रैगन डाओलुआ हो, लेकिन ब्लैकस्मिथिंग के बारे में उसकी जानकारी आम लोगों से ज्यादा नहीं थी। उस पल शायद तांग वुलिन पर गर्व से भरकर फेंग वूयू ने जुओशी को सीधा सीधा नीचा नहीं दिखाया। ध्यान से देखो, ऊपर से भले ही लगे कि वुलिन बहुत हल्के हाथ से फोर्ज कर रहा है, लेकिन हर प्रहार में उतनी ही शक्ति है जितनी टाइटेनियम क्रिस्टल के भीतर तक प्रवेश कर सके। हालांकि इसका आकार कम नहीं हुआ है, लेकिन धातु के भीतर मौजूद सुनहरे रेशे नियंत्रित किए जा रहे हैं, मानो वो सिल्क काट रहा हो। पहले वो उन सुनहरे रेशों को सीधा कर रहा है ताकि टाइटेनियम क्रिस्टल की नसों और जीवन स्रोत को खोज सके। एक बार वो ये कर ले तो फिर उसकी आत्मा को जागृत करेगा। वो बाहर से नहीं, भीतर से फोर्ज कर रहा है। उच्च गुणवत्ता वाली धातु जैसे टाइटेनियम क्रिस्टल के लिए यही सबसे उपयुक्त विधि है। बेशक तुम जैसे आम लोगों को इसके बारे में कभी नहीं सुनने पड़ा होगा। केवल 5वीं रैंक या उससे ऊपर के ब्लैकस्मिथ ही इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, और उनमें से भी हर कोई नहीं। फेंग वूयू संतोष से हंस पड़ा। बस इंतजार करो, तुम खुद देखोगे कि मेरा शिष्य कितना निपुण है। जुओशी ने फेंग वूयू के आत्ममुग्ध चेहरे को देख के आंखें घुमा लीं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस इस बात से खुश था कि कोई तो उसके ग्रैंड डिसाइपल की प्रतिभा को समझता है, और फेंग वूयू सही था। जो भी ध्यान से देख रहा था वो देख सकता था कि तांग वुलिन के टाइटेनियम क्रिस्टल के भीतर के सुनहरे रेशे धीरे धीरे बदल रहे थे। धातु के खुरदुरे इलाके चिकने होने लगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वे सुनहरे रेशे हर प्रहार के साथ और भी चमकने लगे। इसी समय हे शाओपेंग ने आखिरकार अपनी फोर्जिंग शुरू की। उसने मेज पर लगे बटन को दबाया और एक चमकता हुआ अत्यंत गर्म टाइटेनियम क्रिस्टल प्रकट हुआ। तांग वुलिन के क्रिस्टल के विपरीत इसमें कोई सुनहरे रेशे दिखाई नहीं दे रहे थे। ये बस एक आग का गोला लग रहा था। हे शाओपेंग के हाथों में काले रंग के हथौड़ों की एक जोड़ी प्रकट हुई। उसने दोनों हथौड़ों से एक साथ प्रहार किया। दो गगनभेदी धमाके पूरे अखाड़े में गूंज उठे। टाइटेनियम क्रिस्टल कांप उठा, लेकिन कैल्सिनेशन प्रक्रिया के कारण वो टूटा नहीं। हे शाओपेंग इसी तरह फोर्ज करता रहा। उसकी विधि वही थी जिसे अधिकतर ब्लैकस्मिथ सामान्य मानते हैं। उसके हथौड़े बिजली की तरह गिर रहे थे और हर प्रहार की गूंज समान रूप से फैल रही थी। जहां तांग वुलिन की फोर्जिंग सिम्फनी की बारिश की तरह लग रही थी, वहीं हे शाओपेंग की फोर्जिंग एक उग्र तूफान थी। एक ब्लैकस्मिथ जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से काम कर रहा था, जबकि दूसरा धीमे और स्थिर तरीके से आगे बढ़ रहा था। दोनों की शैलियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं। दर्शक ब्लैकस्मिथ अनुमान लगा रहे थे कि तांग वुलिन कोई विशेष तकनीक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसने हे शाओपेंग से अलग तरीका क्यों चुना।
अरे, ज़ेंग यीरन ने पास खड़े यांग नियानशिया से कोहनी मारी। अगर तुम होते तो क्या तांग वुलिन जैसा ही करते? यांग नियानशिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मैं वही करता जो हे श्याओपेंग कर रहा है। वो अपने हथौड़ों की ताकत से टाइटेनियम क्रिस्टल के भीतर के सुनहरे रेशों को सुलझाकर उसे शुद्ध कर रहा है। लेकिन ये तरीका हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये धातु बहुत मजबूत और भंगुर होती है। टाइटेनियम क्रिस्टल को बहुत अधिक तापमान तक गर्म करना पड़ता है और हथौड़ों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जरा भी ज्यादा ताकत हुई तो धातु टूट जाएगी और कम ताकत हुई तो कुछ भी नहीं होगा। इस स्तर का नियंत्रण पाने के लिए बहुत अभ्यास और कौशल चाहिए। वो निश्चित रूप से मुझसे बेहतर ब्लैकस्मिथ है। वो चौथी रैंक का होना चाहिए। ये मुकाबला वाकई देखने लायक होगा। तांग वुलिन की फोर्जिंग ने हे श्याओपेंग को भी चकित कर दिया। लयबद्ध हथौड़ों की आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और अपना ध्यान अपनी मेज पर वापस ले आया। जब दो ब्लैकस्मिथ पास पास फोर्जिंग करते हो तो सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि एक दूसरे से विचलित हो जाए। हे श्याओपेंग अभी युवा था, लेकिन उसने बहुत कम उम्र से ब्लैकस्मिथिंग शुरू की थी। उसकी नींव बेहद मजबूत थी और उसने आसानी से सभी व्यवधानों को अपने मन से बाहर निकाल दिया। उसने तांग वुलिन की हथौड़ा ध्वनि को अनसुना कर दिया और पूरी तरह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर लिया। मौजूद सभी ब्लैकस्मिथों में से केवल फेंग वू यूं ही चुपचाप संतोष में सिर हिला रहा था। उसके होठों पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। वो इस तरह फोर्ज क्यों कर रहा है? जुओशी खुद को रोक नहीं पाया और फेंग वू यू से पूछ बैठा। वो भले ही शक्तिशाली स्कारलेट ड्रैगन डाउलुआ हो, लेकिन ब्लैकस्मिथिंग के बारे में उसकी जानकारी आम लोगों से ज्यादा नहीं थी। उस पल शायद तांग वुलिन पर गर्व से भरकर फेंग वू यू ने जुओशी को सीधा सीधा नीचा नहीं दिखाया। ये श्याओपेंग का टाइटेनियम क्रिस्टल पहले की तुलना में 20% छोटा हो चुका था। उसके भीतर पहले जो सुनहरे धागों का उलझा हुआ जाल था, वो अब बदलकर चमकदार प्रकाश की एक समान परत बन गया था। धातु के चारों ओर एक भव्य सुनहरी आभा झिलमिला रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था, ये प्रथम ग्रेड 1000 परिष्कृत था। ये श्याओपेंग ने अपने हथौड़े समेटे और संतोष से मुस्कुराया। वो जानता था कि ये उसकी वर्तमान क्षमता की सीमा है। आज अत्यधिक दबाव के बावजूद वो अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर पाया था। महज आधे घंटे में टाइटेनियम क्रिस्टल को प्रथम ग्रेड 1000 परिष्कृत करना आसान नहीं था, फिर भी उसने इसे पूर्णता के साथ कर दिखाया। वर्तमान के लिए ये उसके लिए एक उत्कृष्ट कृति थी। शेन ई और वू झांगकोंग ने भौएं से कोड़ी। उनकी नज़र में ये श्याओपेंग की जीत थी। उसने तांग वू लिन से बाद में फोर्जिंग शुरू की थी, फिर भी पहले ही टाइटेनियम क्रिस्टल को प्रथम ग्रेड 1000 परिष्कृत कर लिया। अब तांग वू लिन प्रथम ग्रेड 1000 परिष्करण से जीत नहीं सकता था और वे जानते थे कि यही उसकी सीमा है। भले ही वो अपने टुकड़े को प्रथम ग्रेड 1000 परिष्कृत करने में सफल हो जाए, तब भी वो ये श्याओपेंग से हार जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। तांग वू लिन फोर्जिंग करता रहा। उसका ध्यान उतना ही तीव्र था जितना शुरुआत में था। उसके टाइटेनियम क्रिस्टल में हल्की नारंगी आभा आने के अलावा कोई और स्पष्ट परिवर्तन नहीं दिखा। धातु के भीतर की क्रियाएं अब भी अस्पष्ट थीं। वू झांगकोंग जानता था कि तांग वू लिन एक प्रतिभाशाली ब्लैकस्मिथ है, पर वो ठीक नहीं समझ पाता था कि इसका अर्थ क्या है। उसे बस इतना पता था कि तांग वू लिन एक गरीब परिवार से आता है। क्या ये संभव है कि उसने पहले कभी टाइटेनियम क्रिस्टल की फोर्जिंग नहीं की हो? ये विचार उसके हृदय में चिंता की छाया डाल गया। ये दोनों ग्रेडों के बीच का प्रथम मुकाबला था, वो मुकाबला जिसमें उनके जीतने की सबसे अधिक संभावना थी। यदि वे ये मैच हार गए तो प्रथम ग्रेड का मनोबल गिर जाएगा और तांग वू लिन पर उनका विश्वास डगमगा जाएगा। अब वे केवल उस पर भरोसा कर सकते थे और चमत्कार की प्रार्थना कर सकते थे। जैसे जैसे समय सीमा निकट आई, तांग वू लिन के हथौड़ों की चोटें और तीव्र हो गईं। ये श्याओपेंग उसे ध्यान से देख रहा था। एक सहकर्मी ब्लैकस्मिथ होने के बावजूद वो समझ नहीं पा रहा था कि तांग वू लिन कर क्या रहा है। इस बिंदु पर किसी भी दृष्टि से देखो, तांग वू लिन उसके पार नहीं जा सकता था। 10 सेकंड बचे हैं। चिंता के बावजूद शेन ई ने एक सही रेफरी की तरह गिनती शुरू की। 9, 8, 7, 6। एक प्रथम ग्रेड के छात्र के माथे से पसीने की बूंद टपक पड़ी। 5, कुछ छात्र बेचैनी से हिलने लगे। 4, किसी ने घबराकर निगल लिया। 3, उसी क्षण तांग वू लिन का पूरा अस्तित्व जैसे ऊंचा हो गया। उसने उग्रता से अपने हथौड़े धातु पर दे मारे। उसके शरीर से एक ड्रैगन जैसी गर्जना फूट पड़ी और सुनहरी रोशनी निकल आई। वो रोशनी उसके सामने पड़े नारंगी टाइटेनियम क्रिस्टल में जा घुसी। क्रिस्टल एक पल के लिए कांपा,
फिर उसका बाहरी आवरण संतरे के छिलके की तरह उतरने लगा। भीतर से प्रचंड सुनहरी चमक फूटी और आकाश की ओर एक प्रकाश स्तंभ बनकर उठ गई। उसी क्षण तांग वू लिन स्वयं भी सुनहरी रोशनी का गोला बन गया। ड्रैगन की गर्जना गूंजती रही और उसके पीछे एक सुनहरे ड्रैगन के सिर का धुंधला सा आभास प्रकट हुआ। उस अलौकिक ड्रैगन सिर ने अपना जबड़ा खोला और आकाश की ओर गर्जना की, मानो वही गर्जना का स्रोत हो। सुनहरी वैभव की ज्वाला में टाइटेनियम क्रिस्टल की आत्मा आरोहण कर गई। ये श्याओपेंग के टुकड़े से उठे प्रकाश स्तंभ की तुलना में तांग वू लिन के टुकड़े का स्तंभ 5 गुना ऊंचा था। सुनहरी रोशनी 5 फुट ऊपर तक फैल गई और उसकी चोटी पर एक ड्रैगन का सिर अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा तांग वू लिन के पीछे तैर रहा था। वो भी आकाश की ओर मुंह करके उसी तरह गर्जना कर रहा था। तांग वू लिन हल्के से मुस्कुराया। प्रतिनिधि चयन टूर्नामेंट जीतने और कक्षा अध्यक्ष चुने जाने के बाद उसका मन, शरीर और आत्मा एकारूप हो गए थे। वो चरम अवस्था में था और इसी कारण वो ऐसी कृति रच सका जो उसकी वर्तमान क्षमता से भी आगे थी। आज इसी क्षण उसने ये कर दिखाया था। अब सभी देख सकते थे कि तांग वू लिन का टाइटेनियम क्रिस्टल कितना विचित्र था। वो एक पूर्ण गोला बन चुका था। पहले के सुनहरे धागे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी जगह एक सादा सुनहरा गोला था। गोले के भीतर नसों जैसी रेखाएं सुव्यवस्थित होकर सोने की एक चादर सी बन गई थीं, मानो उन सुनहरे धागों को सिलकर बुना गया हो। स्पष्ट था कि तांग वू लिन की कला ये श्याओ पेंग से कहीं आगे थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको भीतर तक हिला दिया। टाइटेनियम क्रिस्टल का शरीर सिकुड़ने लगा, यहाँ तक कि वो अपने मूल आकार का केवल 2/3 रह गया। भीड़ अविश्वास से उफन में आ गई। ये कैसे संभव है? ये कैसी फोर्जिंग है? अद्भुत! आकाश से एक आकृति उतरी, मंच पर उतरी और तांग वू लिन के सिर के पीछे जोर से थप्पड़ जड़ दिया। अरे, तुम इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी खत्म करो। इसकी आत्मा बन चुकी है। अगर तुम आत्मा परिष्करण करोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे। क्या ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा? अगर तुम इस टाइटेनियम क्रिस्टल को बर्बाद कर दोगे तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें रात भर नींद ना आए। तांग वू लिन ने दर्द करते सिर के पीछे हाथ फेरा और ऊपर देखा तो वहां क्रोधित फेंग वूयू खड़े थे। इसकी आत्मा बन चुकी है? ओह, सच में बन चुकी है। उसने पहले 1000 परिष्करण में ऐसी रोशनी नहीं देखी थी, लेकिन फेंग वूयू ने उसे इसके बारे में सिखाया था। आत्मा सहित 1000 परिष्करण का अर्थ था 1000 परिष्करण के माध्यम से धातु की आत्मा को बाहर निकालना, जबकि आत्मा परिष्करण धातु को जीवन देता है। किंतु जब 1000 परिष्करण से आत्मा बन जाती है तो इसका अर्थ है कि धातु की जीवन शक्ति जागरण की दहलीज पर है और उसे पूर्ण जागरण के लिए बस एक अंतिम धक्का चाहिए। यही कारण है कि कहा जाता है कि आत्मा का निर्माण आत्मा परिष्करण की ओर ले जाता है। तांग वू लिन ने फेंग वूयू के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं की। सिर के पीछे उभरती पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। फिर से हथौड़े चलाने की तैयारी करने लगा। एल्डर फेंग, ये श्याओ पेंग ने फेंग वूयू को प्रणाम किया। दूसरे ग्रेड का ब्लैकस्मिथ होने के नाते श्रेक ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन का सदस्य होना स्वाभाविक था और वो फेंग वूयू को पहचानता था। फेंग वूयू का क्रोध कुछ शांत हुआ। वो ये श्याओ पेंग की ओर मुड़ा और बोला, आज तुम्हारा प्रदर्शन बुरा नहीं था, लेकिन तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। मेहनत जारी रखो। तुम्हारी नींव बहुत अच्छी है, पर तुम्हारी धातु में आत्मा की कमी है। तुम्हें धातुओं की समझ और गहरी करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद भी उन्होंने मंच छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया। बुजुर्गों के मंच पर शेन ई ने एल्डर काई की ओर मुड़कर कहा, अब हम क्या करें? जब उन्हें लगा था कि तांग वू लिन हार गया था, तब उसने चमत्कार कर दिखाया। लेकिन फिर फेंग वूयू मंच पर आ गए, जो स्पष्ट रूप से नियमों के विरुद्ध था। एल्डर काई ने उनकी ओर नजर डाली, फिर वापस मंच की ओर देखने लगे। उसे फोर्जिंग करते रहने दो। ये मुकाबला प्रथम ग्रेड की जीत है। हम दूसरे मैच को थोड़ा पीछे कर देंगे। शेनी एल्डर काई के पास गई और धीमे स्वर में बोली, अगर हम तांग वू लिन को आगे फोर्जिंग करने देंगे तो वो बाद में थक जाएगा। उसे टीम बैटल में भी हिस्सा लेना है और वो अपनी टीम का एक स्तंभ है। ये होली स्पिरिट डूलो हंसे और बीच में ही बोले, चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। शेनी ने जल्दी से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपना ध्यान तांग वू लिन की ओर लगाया, जो पहले ही पूरी गति से दोबारा फोर्जिंग में जुट गया था। तांग वू लिन के हथौड़े आत्मशक्ति से चमक उठे। पहले की कोमलता अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वे टाइटेनियम क्रिस्टल पर ऐसे बरस रहे थी जैसे कभी न रुकने वाला प्रलयंकारी झरना। गर्जनाओं की गूंज से पूरा अखाड़ा कांप उठा। स्टैग्ड हैमर प्रभाव के कारण ये विस्फोटक ध्वनियां और भी अधिक बढ़ गईं। 1000 बार परिष्कृत होने के बाद उसकी हथौड़े उसकी आत्मशक्ति को खींचने में सक्षम हो गए थे, लेकिन अब स्पिरिट रिफाइनिंग के बाद वे उसकी आत्मशक्ति को उसकी पूरी क्षमता तक
उपयोग कर सकते थे। तांग वुलिन के शरीर में आत्मशक्ति उभरती लहरों की तरह दौड़ रही थी। वो किसी भी प्रकार का संकोच नहीं कर रहा था। अपनी पहली स्पिरिट रिफाइनिंग की तुलना में अब उसके पास कहीं अधिक आत्मशक्ति थी, और यदि वो समाप्त भी हो जाती तो उसके पास अभी भी अपनी रक्तवंश की शक्ति मौजूद थी। इसके अतिरिक्त पहले खाए गए 2 बीन बन्स ने उसके रक्त को उत्तेजित कर दिया था। वो रक्त प्रवाह को उलटने की तकनीक का उपयोग कर सकता था, वही तकनीक जिसने उसे गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस पूरा करने और वू सिद्धुओं को हराने में मदद की थी। गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस को सफलतापूर्वक सक्रिय करने और रक्त प्रवाह उलटने के बाद तांग वुलिन ने इस तकनीक को पूर्णता तक पहुंचा दिया था, और अब वो इसे इच्छानुसार प्रयोग कर सकता था। ऐसा करने से उसकी रक्त ऊर्जा 30% तक मजबूत हो जाती थी, और जब वो गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस का प्रयोग करता तो उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी। वर्तमान में उसका सबसे शक्तिशाली हमला उसके ड्रैगन क्लॉ, गॉन्टलेट और गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस का संयोजन था। तांग वुलिन कब का अपनी रक्तवंश की शक्ति का उपयोग करके अपनी सहन शक्ति की खपत कम करना सीख चुका था, जिससे उसकी फॉर्जिंग दक्षता अत्यधिक बढ़ गई थी। टाइटेनियम क्रिस्टल को स्पिरिट रिफाइन करना अब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो आत्मशक्ति के स्थान पर रक्त ऊर्जा का उपयोग कर सकता था, और ऐसा करने से धातु की स्पिरिट रिफाइनिंग की सफलता की संभावना और भी बढ़ जाती थी। पिछले कुछ दिनों में जब वो मिश्र धातुएं गढ़ रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी सफलता दर काफी बढ़ गई है। उसे स्पष्ट हो गया था कि धातु और रक्त ऊर्जा के बीच का संबंध धातु और आत्मशक्ति के संबंध से कहीं अधिक गहरा होता है। इस खोज के बाद तांग वुलिन की फॉर्जिंग कला एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई। भले ही उसका रैंक नहीं बढ़ा था, लेकिन उसकी सफलता दर आसमान छूने लगी थी। इसी कारण वो आज टाइटेनियम क्रिस्टल को इतनी पूर्णता से गढ़ पा रहा था। तांग वुलिन के हथौड़े लगातार टाइटेनियम क्रिस्टल पर बरसते रहे। उसके भीतर का सुनहरा गोला हर भारी प्रहार से और अधिक चमकने लगा, आकार में बड़ा होता गया, जबकि उसे घेरे हुए क्रिस्टल धीरे धीरे छोटा होता गया। ये दृश्य अत्यंत विचित्र था, मानो वो सचमुच धातु को जीवन प्रदान कर रहा हो। सभी जानते थे कि जब टाइटेनियम क्रिस्टल में केवल सोना शेष रह जाए तो वो पूर्ण रूप से स्पिरिट रिफाइंड माना जाता है। टाइटेनियम गोल्ड का मूल्य अकल्पनीय था। ये शीर्ष 10 धातुओं में से एक था, और इससे पुनः मिश्र धातु बनाई जा सकती थी। सामान्य सोल मास्टर्स की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि टाइटल्ड डुअलो भी ऐसी धातु की लालसा रखते थे, विशेषकर वे जो अभी तक 4 शब्द बैटल आर्मर मास्टर नहीं बने थे। टाइटेनियम गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा भी बैटल आर्मर की मजबूती और अन्य गुणों में भारी वृद्धि कर सकता था। ये एक अमूल्य खजाना था। टाइटेनियम क्रिस्टल दुर्लभ था, लेकिन टाइटेनियम गोल्ड मिलना तो मानो गैंडे के सींग देखने जैसा था। एक बार नीलामी में इसका एक टुकड़ा 80 मिलियन सिक्कों में बिका था। इसकी दुर्लभता इतनी अधिक थी कि इसका कोई निश्चित बाजार मूल्य ही नहीं था। तांग वुलिन ने फॉर्जिंग के दौरान धातु में अपनी रक्त ऊर्जा समाहित कर दी थी। अब केवल वही इसे पूरा कर सकता था। यदि ऐसा न होता तो फेंग वुयू खुद इसे पूरा करने के लिए कूद पड़ता। कोई भी टाइटेनियम गोल्ड पाने का अवसर नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि फेंग वुयू, जो एक 3 शब्द बैटल आर्मर मास्टर था, उसके अपने आर्मर में भी केवल 3 हिस्सों में ही टाइटेनियम गोल्ड लगा था। फेंग वुयू ने मुट्ठियां भींच ली। तुम्हें सफल होना ही होगा। जैसे जैसे तांग वुलिन फॉर्जिंग करता गया, उसकी आत्मशक्ति तीव्र गति से घटती गई। हर हथौड़ा धातु में आत्मशक्ति का विस्फोट भर देता, जिससे वो सिकुड़ते जाती और उसमें जीवन भरता जाता। टाइटेनियम क्रिस्टल अन्य धातुओं की तुलना में तेजी से स्पिरिट रिफाइन होता है, लेकिन इसकी कीमत थी अत्यधिक आत्मशक्ति की खपत। ये खपत इतनी भयानक थी कि तांग वुलिन भी संभाल नहीं पा रहा था। केवल 15 मिनट में उसकी आत्मशक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। जैसे ही ऐसा हुआ, उसकी 3 बैंगनी आत्मवृत्तियां गायब हो गई और उनकी जगह एक चमकदार सुनहरी वृत्ति प्रकट हुई। तांग वुलिन ने अपनी रक्त ऊर्जा को मुक्त किया। अपार शक्ति के साथ गोल्डन ड्रैगन बॉडी सक्रिय हुई और उसके भीतर से एक भयानक ड्रैगन गर्जना गूंज उठी। तीक्ष्ण नजरों वाले हवा में झिलमिलाते हुए सुनहरे शल्क देख सकते थे। मंच से ये सब देखकर जुओशी हक्का बक्का रह गए। वो सफल हो गया। उस बच्चे ने सिर्फ 3 आत्मवृत्तियों के साथ मेरी ड्रैगन शॉक्स द हेवन सीख ली। मुझे तो 5 वृत्तियों के बाद ही अपनी रक्तवंश को आधे सच्चे ड्रैगन तक सिद्ध करने में सफलता मिली थी। अब समझ आया, वो फॉर्जिंग में अपनी रक्तवंश की शक्ति का उपयोग कर रहा है। तांग वुलिन के स्पिरिट रिफाइंड हेवी सिल्वर हथौड़ों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जब उसकी रक्त ऊर्जा उनमें बहने लगी। सामने रखा सुनहरा गोला तेजी से छोटा होने लगा।
वो धातु और अपनी रक्तवंश के बीच के संबंध को और गहराता हुआ महसूस कर रहा था। टाइटेनियम क्रिस्टल एक नवजात शिशु की तरह था, जिसमें चेतना जन्म लेने ही वाली थी। उसकी रक्त ऊर्जा उसके भीतर दहाड़ रही थी, लेकिन इसकी खपत आत्मशक्ति की तुलना में कहीं धीमी थी। उसने रक्त प्रवाह को उलटने दिया, उसे नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तुरंत ही उसकी रक्त ऊर्जा का आभामंडल घना हो गया और पूरे शरीर में एक सुखद ऊष्मा फैल गई। धड़ाम धड़ाम हथौड़ों की गूंज जब हे श्याओपेंग की लय से मेल खाने लगी, बल्कि उससे भी अधिक प्रचंड। टाइटेनियम क्रिस्टल हर प्रहार से और उज्जवल हो गया। सुनहरा गोला अब लगभग पूरी जगह भर गया जहां पहले क्रिस्टल मौजूद था। क्या क्या वो स्पिरिट रिफाइन करने ही वाला है? वो सचमुच 5वें रैंक का ब्लैकस्मिथ है? हे श्याओपिंग स्तब्ध रह गया। 17 वर्ष की आयु में वो दूसरे वर्ष का सबसे बड़ा छात्र था और स्वयं को प्रतिभाशाली मानता था, क्योंकि वो चौथे रैंक का ब्लैकस्मिथ बन चुका था। लेकिन आज तांग वुलिन ने असंभव को संभव कर दिखाया। वो अभी भी बहुत छोटा है, 15 से अधिक का नहीं होगा, फिर भी वो स्पिरिट रिफाइन कर सकता है, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि कब कर पाऊंगा। दर्शकों में चमकती आंखों की एक जोड़ी तांग वुलिन को विस्मय से देख रही थी। वे आंखें म्यूशी की थीं। म्यूशी जानती थी कि तांग वुलिन 5वें रैंक का ब्लैकस्मिथ है, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे स्पिरिट रिफाइन करते देखा था। वो सचमुच कर सकता है। वो सुनहरी रोशनी उसकी रक्त ऊर्जा है, ये पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। वरिष्ठ शिष्या होने के नाते उसकी ब्लैकस्मिथिंग प्रतिभा और समझ को वो सबसे बेहतर जानती थी। वो कभी उससे नहीं जीती थी और जानती थी कि इस बार भी परिणाम वही रहेगा। म्यूशी की मुस्कान और गहरी होती चली गई। वो एक एक कदम आगे बढ़ता आया है और अब टाइटेनियम क्रिस्टल को भी स्पिरिट रिफाइन कर सकता है। क्या ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकता? अंतिम बार तांग वुलिन ने अपने हथौड़े नीचे गिराए। एक प्रचंड कंपन पूरे अखाड़े में फैल गया। सुनहरी रोशनी मंद पड़ने लगी और अचानक टाइटेनियम क्रिस्टल में एक दरार उभर आई। दरार? क्या वो असफल हो गया? दरारें फैलने लगी, धीरे धीरे, फिर तेजी से, एक जाल की तरह पूरे क्रिस्टल को ढक लिया। अंत में क्रिस्टल टूट गया। पतली पारदर्शी परतें एक एक करके गिरी और फॉर्जिंग टेबल पर एक पूर्ण निर्दोष सुनहरा गोला प्रकट हुआ, जो जीवन से परिपूर्ण था। होली स्पिरिट डुओलो ने उसमें जीवन शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसने हल्के से सिर हिलाया, होठों पर सौम्य मुस्कान उभर आई। वो सुनहरा गोला ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे अभी अभी जन्मा हुआ पक्षी। वो धीरे धीरे हवा में उठा और तांग वुलिन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, मानो अपनी माँ का अभिवादन कर रहा हो। मधुर गुनगुनाहट ने अखाड़े की निस्तब्धता तोड़ दी। तांग वुलिन मुस्कुराया। उसने धातु को जीवन और चेतना प्रदान कर दी थी। ये चमत्कार था। तांग वुलिन ने हाथ उठाया और सुनहरी गेंद उसकी हथेली में आ गिरी। वह उसकी हथेली में हल्की सी गुनगुनाहट करने लगी और स्नेहपूर्वक उससे सट गई। तांग वुलिन का चेहरा झटका खा गया। अगर आगे से हर स्पिरिट रिफाइन धातु ऐसी ही होगी तो क्या मैं उन्हें दूसरों को दे भी पाऊंगा? ये तो मेरे अपने बच्चे जैसी लगती है। उसी समय फेंग वुयू ने बोलना शुरू किया। शिष्य, क्यों ना हम कुछ बातों पर चर्चा करें? तांग वुलिन ने ऊपर देखा और अपने शिक्षक के चेहरे पर चालाक सी मुस्कान देखी। ठीक है, बस मेरी टाइटेनियम गोल्ड की बात मत करना। ये मेरे रक्त सार से बंधी है, इसे आपको देना व्यर्थ होगा। तू बदमाश! फेंग वुयू ने तांग वुलिन के सिर के पीछे थप्पड़ मारा, लेकिन अंत में असहाय सी मुस्कान उभर आई। ये बच्चा सच में मेरी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं करता। तांग वुलिन मुस्कुराया। शिक्षक, मैंने प्रतियोगिता को काफी देर तक रोक रखा है। मुझे नीचे जाकर आराम करना चाहिए। मैं शाम को आपसे मिलने आऊंगा। फेंग वुयू ने सिर हिलाया, अपनी मुस्कान छुपा नहीं पाए। तांग वुलिन ने टाइटेनियम क्रिस्टल को जीवन प्रदान कर दिया था। उसने सफलतापूर्वक उसे स्पिरिट रिफाइन का टाइटेनियम गोल्ड बना दिया था। वो अब केवल नाम का 5वें रैंक का ब्लैकस्मिथ नहीं रहा। हालांकि 5वें रैंक तक पहुंचने के बाद उसने केवल मिश्र धातुओं की फोर्जिंग पर ध्यान दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया ने अनजाने में उसकी शोधन क्षमता, विशेषकर उसका नियंत्रण और अनुभूति को और भी निखार दिया था। ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को लेकर फेंग वुयू को शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था। मैच समाप्त होता है। प्रथम श्रेणी का तांग वुलिन विजेता है, शेन ई ने घोषणा की। परिणाम तो सभी के लिए पहले ही स्पष्ट था, लेकिन अब ये आधिकारिक हो गया। हे श्याओपिंग चुपचाप मंच से उतर गया, जबकि तांग वुलिन अपने साथियों की जयकारों के बीच लौट आया। तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों की ओर देखा, फिर शू लिझी को इशारा किया। संकेत मिलते ही शू लिझी दौड़कर आया और तांग वुलिन को पहले से तैयार किए गए सुअर मांस के बन सौंप दिए। तांग वुलिन ने उन्हें तेजी से खाया, फिर पालथी मारकर ध्यान में बैठ गया। स्पिरिट रिफाइनिंग ने उसे पूरी तरह थका दिया था, लेकिन जल्द ही टीम बैटल होने वाला था। उसे हर पल का उपयोग कर अपनी शक्ति वापस पानी थी।
दूसरा मुकाबला मेका डिजाइन के माध्यम से होगा, शैनी ने घोषणा की। प्रतिनिधि कृपया मंच पर आएं। दूसरी श्रेणी के छात्रों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो पहला मुकाबला हार गए। हालांकि वो ज्यादा चिंतित नहीं थे। हे शियाओपेंग ने शानदार प्रदर्शन किया था, बस तांग वुलिन ही असाधारण था, एक असली राक्षस। हे शियाओपेंग के पास जीतने का कोई अवसर नहीं था। गु युए ने कुछ क्षण तांग वुलिन की ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी संकरी हो गई, फिर वो मंच पर चढ़ गई। उसकी प्रतिद्वंदी भी मंच पर आई। वो लंबी थी और सुंदरता में मूशी से कम नहीं थी। प्रथम श्रेणी की लड़कियों के विपरीत उसमें परिपक्वता की झलक दिख रही थी। उसकी उम्र लगभग 16-17 वर्ष लगती थी, यौवन के शिखर पर एक युवती। तुलना में गु युए का रूप साधारण था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो विशेष रूप से ध्यान खींचे। उसकी सबसे आकर्षक बात उसका ठंडा और शांत स्वभाव था। इस मुकाबले के लिए फोर्जिंग टेबल्स मंच पर ही रखी गई। उनकी समतल सतहें डिजाइन ड्राफ्टिंग के लिए भी उतनी ही उपयुक्त थीं जितनी फोर्जिंग के लिए। दूसरी श्रेणी की उस लड़की ने दर्शकों में बैठे एक लड़के की ओर देखा और मीठी मुस्कान दी। उस लड़के ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। वो लड़का था युआनिन ये हुई। शिए शिए ये सब देख रहा था। वो दोनों को घूरता रह गया। उसका दिमाग घूम गया। ये क्या चल रहा है? अगर मुझे सच्चाई ना पता होती तो मैं समझता कि ये दोनों जोड़ा है। संतुष्ट होकर वो लड़की गु युए की ओर मुड़ी। नमस्ते, मैं दूसरी श्रेणी की बाई हानियांग हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रथम श्रेणी की गु युए। शैन ई ने दोनों लड़कियों को देखा, फिर मंच के किनारे आ गए। ये डिजाइनिंग मैच आपकी तर्क शक्ति और डिजाइन की गुणवत्ता की परीक्षा लेगा। आपको बैटल आर्मर के लिए दाहिने हाथ का गॉन्टलेट डिजाइन करना है। आप अपने पुराने डिजाइन का उपयोग कर सकती हैं। आपके पास 30 मिनट है। विजेता का चयन स्वयं एल्डर काई करेंगी। गॉन्टलेट? ये सुनते ही प्रथम श्रेणी के छात्र खुशी से झूम उठे। तांग वुलिन का दाहिना गॉन्टलेट उनकी टीम ने ही बनाया था। गु युए और तांग वुलिन के रिश्ते को देखते हुए उन्हें पूरा विश्वास था कि डिजाइन गु युए का ही होगा। यदि वो एक वन वर्ड बैटल आर्मर का डिजाइन बना सकती हैं तो ये मुकाबला तो पक्का उनका था। ग्राफ पेपर और लेखन उपकरण तुरंत मंच पर पहुंचा दिए गए। जैसे ही सब तैयार हुआ, शैनी ने पुकारा, शुरू करें। घोषणा होते ही दोनों प्रतियोगियों की पेंसिलें चलने लगीं, उनके विचार कागज पर उतरने लगे। 30 मिनट में बिल्कुल नया डिजाइन बनाना असंभव था। ये मुकाबला मूल रूप से उनके डिजाइन के बुनियादी ज्ञान की परीक्षा थी। गु युए ना तो बहुत तेज ड्रॉ कर रही थी, ना बहुत धीमे। उसकी पेंसिल बिना रुके स्थिर गति से चल रही थी। उसके कागज पर गॉन्टलेट का आकार तेजी से उभर आया। दूसरी ओर बाई हानियांग बहुत तेजी से ड्रॉ कर रही थी, बार बार मिटाते और संशोधन करते हुए। इसके बावजूद उसकी प्रगति काफी तेज थी। जल्द ही 30 मिनट पूरे हो गए। जैसे ही समय समाप्त हुआ, दोनों ने लगभग एक साथ अपनी पेंसिलें रख दी। दोनों डिजाइन्स एल्डर काई को सौंप दिए गए। उन्होंने उनमें से एक होली स्पिरिट डूलो को दिया। दोनों टाइटल डूलो ने कुछ मिनट तक डिजाइनों का निरीक्षण किया और चर्चा की। सहमति बनते ही एल्डर काई खड़ी हुई। गु युए और बाई हानियांग दोनों ने आशा भरी नजरों से मंच की ओर देखा। ये मुकाबला ड्रॉ है, एल्डर काई ने कहा। गु युए, तुम्हारा वन वर्ड गॉन्टलेट डिजाइन स्पिरिट अलॉय को शामिल करता है और अत्यंत संतुलित है। ये व्यावहारिक और प्रभावी है। बाई हानियांग, तुम्हारा डिजाइन कहीं अधिक जटिल है और इसमें कई अद्यतन सिद्धांतों का सही उपयोग किया गया है। यद्यपि समग्र संरचना में खामियां हैं, यदि तुम इसे पूरा कर पाती हो तो तुम 5वें रैंक की डिजाइनर बन जाओगी। क्या ये डिजाइन किसी जुड़वा मार्शल सोल वाले व्यक्ति के लिए है? बाई हानियांग ने सिर हिलाया। हाँ एल्डर काई। एल्डर काई आगे बोली, इसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें गु युए के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकती हो। जुड़वा मार्शल सोल वाले व्यक्ति के लिए बने वन वर्ड बैटल आर्मर में स्पिरिट अलॉय जोड़ने से उसकी गुणवत्ता अत्यधिक बढ़ जाएगी। अकेले काम करने पर तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ होगा। बाई हानियांग ने गु युए की ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक झलक रही थी। जुड़वा मार्शल सोल के लिए बैटल आर्मर डिजाइन करना ही अत्यंत कठिन था। उसमें स्पिरिट अलॉय जोड़ना उसकी वर्तमान क्षमता से परे था। गु युए ने उसकी दृष्टि को महसूस किया और उसकी आंखों में देखा। वो समझ गई थी, ये डिजाइन संभवतः युआनिन ये हुई के लिए था। इसी के साथ दूसरा मुकाबला समाप्त हुआ। अब प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी एक जीत और एक ड्रॉ के साथ आगे थी। गु युए अपनी प्रतिद्वंदी से 2 वर्ष से अधिक छोटी थी, फिर भी वो मुकाबला बराबरी पर ला सकी। ये उनके लिए जीत से कम नहीं था। दोनों प्रतियोगी मंच से उतर गई। प्रथम श्रेणी के छात्रों ने गु युए का जोरदार स्वागत किया। पहले 2 मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन कर वो आत्मविश्वास से भर गए थे। हालांकि तीसरे मुकाबले में प्रथम श्रेणी को करारी हार झेलनी पड़ी। तांग वुलिन उस मेका मेकर को नहीं पहचानता था जिसे दूसरी श्रेणी ने भेजा था। वो चौथे रैंक का मेकर था, जबकि प्रथम श्रेणी के पास केवल तीसरे रैंक का लो गोइशिंग था। अंतर स्पष्ट था और हार शीघ्र ही आ गई। चौथा मुकाबला इसके विपरीत बेहद करीब रहा।
वू सी दुओ एक प्रतिभाशाली मैकेनिक थी, लेकिन उसका सामना दूसरी श्रेणी की क्लास प्रेसिडेंट यानी युआनिन ये हुई से था। अंत में युआनिन ये हुई ने बेहद मामूली अंतर से जीत हासिल की, लेकिन वो जानती थी कि वो वू सी दुओ से 1 वर्ष बड़ी थी, इसलिए वो इस जीत से संतुष्ट नहीं हो सकी। चौथा मुकाबला समाप्त होने के बाद दूसरी श्रेणी के खाते में 2 जीत, 1 ड्रॉ और 1 हार थी। उनकी जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उम्र के अंतर को देखते हुए ये स्पष्ट हो गया था कि वास्तविक रूप से दूसरी श्रेणी प्रथम श्रेणी से कमजोर थी। अगर वो जीत भी जाते तो वो सच्ची जीत नहीं होती। अब इस प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला। शेन यी ने घोषणा की, टीम युद्ध। दोनों टीमें मंच पर आएंगी। प्रथम वर्ष की टीम में 3 से 7 सदस्य हो सकते हैं। द्वितीय वर्ष की टीम में प्रथम वर्ष से 1 सदस्य कम होगा। उसकी आवाज में पक्षपात की रत्ती भर भी झलक नहीं थी। नहीं, एल्डर काई ने बीच में टोका। द्वितीय वर्ष की टीम भी उतने ही प्रतिभागी उतारेगी जितने प्रथम वर्ष की टीम के होंगे। समझ गई, शेन यी ने बिना किसी हिचक के कहा। द्वितीय वर्ष की टीम की संख्या भी प्रथम वर्ष के समान होगी। प्रथम वर्ष की टीम में कितने लोग हैं? पालथी मारकर बैठे तांग वू लिन ने धीरे से आंखें खोलीं। प्रथम वर्ष की टीम में 6 लोग हैं। युआनिन येहुई ने उसकी ओर देखा। दोनों की दृष्टियां टकराईं, मानो चिंगारियां फूट पड़ी हों। वो उसकी आंखों में जलती हुई दृढ़ इच्छा शक्ति देख सकती थी। ये आदमी सचमुच अपने टीम कैप्टन के पद के योग्य है। शेन यी ने द्वितीय वर्ष की ओर रुख किया। द्वितीय वर्ष की टीम 6 लोग उतार सकती है। आप सभी को तैयारी के लिए 3 मिनट दिए जाते हैं। उसके बाद मुकाबला शुरू होगा। दर्शकों के बीच वू से दुओ तांग वू लिन को घूर रही थी। उसकी उंगलियां हिलीं, मानो वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंततः वो चुप ही रही। उसने द्वितीय वर्ष के क्लास प्रेसिडेंट की ताकत के बारे में सुना था। उसे उससे लड़ने की तीव्र इच्छा थी, पर उसने वो अधिकार अर्जित नहीं किया था। यदि वो और लुओ गुइशिंग पहले इतने जिद्दी ना होते तो वो भी आज उसी मंच पर होते। प्रथम वर्ष की टीम में तांग वू लिन, गु युए, ये शिंगलान, शू लिटजी, शू शियायान और शिए शिए शामिल थे। मैदान के दूसरे छोर पर युआनिन ये हुई, हे शियाओपेंग, बाय हानयांग, युए जेंगयू, ये शिंगमो और दुआन हुन शियाओ एकत्र हुए। ऊंचे मंच पर होली स्पिरिट डुओलो ने एल्डर काई की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, युए युए, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? एल्डर काई हंस पड़े। मुझसे ये क्यों पूछ रही हो एल्डर सिस्टर याली? प्रथम वर्ष की टीम तो लगभग पहले ही जीत चुकी है। क्या तुम्हें उन पर भरोसा नहीं? मैंने चयन टूर्नामेंट देखा था और खुद इस साल के नए छात्रों की ताकत देखी है। वे तो 7 लोगों की पूरी टीम भी उतार सकते थे और जीत की संभावना और बढ़ा सकते थे। द्वितीय वर्ष की टीम भी कमजोर नहीं है, एल्डर काई ने कहा। उनकी क्लास प्रेसिडेंट युआनिन ये हुई एक वर्किंग स्टूडेंट है। उसके पास 2 पीक लेवल मार्शल सोल है और वो बेहद मेहनती है। मैं प्रथम वर्ष की टीम की ताकत से भी भली भांति परिचित हूँ। लगता है ये मुकाबला क्लास प्रेसिडेंट्स के बीच का होगा। अगर तांग वू लिन युआनिन ये हुई को संभाल लेता है तो प्रथम वर्ष के जीतने की संभावना बनेगी, लेकिन फिर भी ये आसान नहीं होगा। होली स्पिरिट डुओलो हंस पड़ी। आइए देखते हैं, वैसे भी इस मैच की रेफरी मैं ही हूँ। वो खड़ी हुई और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मंच से उतरती हुई वो हल्के से तैरती हुई युद्ध मंच पर आ पहुंची। तांग वू लिन और उसके साथियों ने अपनी धीमी सी चर्चा समाप्त की और मंच पर आ गए। वो अपनी टीम के आगे खड़ा हुआ था। उसके बाएं शिए शिए था और दाईं ये शिंगलान। गु युए, शू लिटजी और शू शियायान उसके पीछे खड़े थे। सामने वाली टीम के मंच पर आते ही युआनिन ये हुई ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ाया। अभी तक अपना मार्शल सोल जारी न करने के कारण युआनिन ये हुई अपने औसत कद के साथ खास प्रभावशाली नहीं लग रही थी, लेकिन जिस क्षण उसकी नज़र तांग वू लिन से मिली, एक दबावपूर्ण आभा उसके चारों ओर घूमने लगी। तांग वू लिन भले ही उससे परिचित था, पर यह पहला मौका था जब वो उसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामना कर रहा था, और जैसे वो उसे जानता था वैसे ही वो भी उसे जानती थी। उसे पता था कि वो अपनी टीम का केंद्र है और जैसे ही वो उसे हरा देगी, जीत द्वितीय वर्ष की होगी। उसके 5 साथी तेजी से अपनी अपनी जगह पर आ गए। हे शियाओपेंग उसके बाएं, युए जेंगयू दाएं, ये शिंगवो और दुआन हुन शियाओ पीछे खड़े थे और बीच में बाय हानयांग। तांग वू लिन ने उनकी संरचना देखते ही रणनीति बनानी शुरू कर दी। उनकी युद्ध रचना को देखते हुए उनके पास कोई सपोर्ट टाइप सोल मास्टर नहीं होना चाहिए। सभी लड़ाकू प्रकृति के होंगे। बाय हानयांग शायद कंट्रोल टाइप है तो बाकी असॉल्ट या एजिलिटी टाइप होंगे। उसकी नज़र बाय हानयांग से होती हुई बाकी सदस्यों पर गई।
युआनिन येहुई और युए ज़ेंगयू निश्चित रूप से असॉल्ट टाइप है। हे श्याओपेंग भी शायद वही है। इसका मतलब ये शिंगमो और दुआन हुनश्याओ एजिलिटी टाइप होंगे। आखिर बिना एजिलिटी टाइप के टीम संतुलित नहीं हो सकती। मंच के एक किनारे खड़ी होली स्पिरिट डुओलो दोनों टीमों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। आपके पास 30 सेकंड बचे हैं, शेन यी ने मंच से घोषणा की। युद्ध की तैयारी करें। ठीक उसी समय तांग वुलिन ने आगे कदम बढ़ाया। उसके शरीर से शक्ति की लहरें फूट पड़ी। वो जानता था कि युआनिन येहुई और विरोधी टीम की आधारशिला है। अब वे दोनों आमने सामने अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें चमकीले सुनहरे रंग की हो गईं। एक शक्तिशाली आभा उसके चारों ओर गाढ़ी हो गई। उसके शरीर के भीतर से एक हल्की सी दहाड़ गूंज उठी। उसकी गर्दन के आधार पर एक सुनहरी नस चमक उठी, शक्ति से धड़कती हुई। युआनिन येहुई ने भी अपनी आभा को और ऊंचा उठाया। मैच शुरू होने से पहले ही दोनों के बीच इच्छा शक्ति की टक्कर शुरू हो गई। तांग वुलिन एक अजेय लहर की तरह था, जबकि युआनिन येहुई एक अचल पर्वत की तरह। उनके संकल्पों की टक्कर से आसपास की हवा उथल-पुथल मचाने लगी। तांग वुलिन जानता था कि युआनिन येहुई कितनी भयानक है, लेकिन हार का विचार उसके मन में कभी नहीं आया था। उसकी आंखें हमेशा जीत पर टिकी थीं। शुरू। अपना मार्शल सोल बुलाए बिना ही तांग वुलिन तौड़े के गोले की तरह आगे बढ़ा और सीधे युआनिन येहुई पर टूट पड़ा। एकमात्र सुनहरा सोल रिंग प्रकट हुआ क्योंकि उसने गोल्डन ड्रैगन बॉडी सक्रिय कर ली थी। उसका शरीर शक्ति से भर गया और उसके दाएं हाथ पर सुनहरे सल को भराए। हाथ एक ड्रैगन क्लॉ में बदल गया। उसी क्षण प्रकाश उस पंजे के चारों ओर एकत्र हुआ और एक उपयुक्त दस्ताने का रूप ले लिया। उस चमकदार सुनहरे गोल्डन युद्ध कवच वाले दस्ताने के साथ उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई। वो शुरुआत से ही पूरी ताकत लगा रहा है। सभी द्वितीय वर्ष के छात्र चौंक गए, लेकिन युआनिन येहुई ने भी वैसा ही किया। मैच शुरू होते ही वो उछलकर आगे बढ़ी और हवा में ही उसका शरीर टाइटन जायंट एप में बदल गया। परिवर्तन पूरा होते ही उसने डायमंड टाइटन सक्रिय किया। वो जोरदार धमाके के साथ मंच पर उतरी और फिर से छलांग लगाकर सीधे तांग वुलिन की ओर बढ़ी। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और दोनों टीमों के चैंपियन पहले ही आमने सामने टकरा चुके थे। जहां तक उनके साथियों की बात थी, वे सभी अपनी अपनी भूमिका निभाने में लग गए। शू श्यायान ने गु युए का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ते हुए एक बर्फीला तूफान रचा। शिए शिए उस बर्फीले तूफान में गायब हो गया। शू लिटजी अपनी जगह खड़ा रहा, बुदबुदाते मंत्र पढ़ता रहा और एक के बाद एक बंस बनाता रहा। ये शिंगलान ने तांग वुलिन की जगह अग्रिम पंक्ति संभाली और पीछे बचे साथियों की रक्षा करने लगी। मैदान के दूसरे छोर पर द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों ने अपने अपने मार्शल सोल जारी कर दिए। हे श्याओपेंग के चारों ओर 2 पीले और एक बैंगनी सोल रिंग प्रकट हुए। उसका मार्शल सोल एक बड़ा चांदी का हथौड़ा था, जिसका सिर पूरी तरह खिले फूल जैसा दिखता था। उसका नाम था एट पेटल प्लम ब्लॉसम सिल्वर हैमर। दुर्भाग्य से वो सिर्फ एक ही हथौड़ा था, वरना वो उससे फॉर्जिंग भी कर सकता था। जैसा कि तांग वुलिन ने अनुमान लगाया था, वो एक असॉल्ट टाइप सोल मास्टर था। युए ज़ेंगयू ने भी अपना होली एंजल मार्शल सोल बुलाया और उसका दूसरा सोल रिंग चमका और उसके हाथ में एक पवित्र तलवार प्रकट हो गई। हे श्याओपेंग के साथ मिलकर उसने प्रथम वर्ष की टीम पर दोनों ओर से हमला करने के लिए बढ़त बनाई। उनके पीछे ये शिंगमो और दुआन हुनश्याओ भी हरकत में आ गए। ये शिंगमो तलवार हाथ में लिए आगे झपटा। उसके माथे पर एक सुनहरा तारा चमक रहा था। उसकी गति अविश्वसनीय थी। एक ही झटके में उसने हे श्याओपेंग को भी पीछे छोड़ दिया। एक और छलांग में वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता। उसी समय दुआन हुनश्याओ ने हाथ हिलाते ही एक बांसुरी बुला ली। उसके चारों ओर 4 सोल रिंग घूम रही थीं, 2 पीली और 2 बैंगनी। उसने बांसुरी को पकड़ा और उस पर फूंक मारी। एक उदास धुन पूरे अखाड़े में फैल गई। वो प्रथम वर्ष के प्रतियोगियों पर छा गई, उन्हें चक्कर और भ्रम की लहर में डुबो दिया। ये था दुआन हुनश्याओ का क्राउड कंट्रोल सोल स्किल, सोल ट्यूनिंग।